चलिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे सामने था कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनते हैं इसको। अगर अपन बात करें, हमारे सामने कन्फर्मेशन है, जरा ध्यान से समझेंगे, पेन डाउन रखेंगे, पहले समझेंगे। ये हमारे सामने इथेन के कन्फर्मेशन गिवन है, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी पहचान कर बताएंगे कि ये जो कन्फर्मेशन है इथेन की, ये कौन सी कन्फर्मेशन है? कौन सी कन्फर्मेशन है? स्टैगर्ड। बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना है। तो ये इथेन की हमारे सामने है कौन सी कन्फर्मेशन? स्टैगर्ड, ठीक है। अगर इसमें हम बॉन्ड्स आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके बताएं तो इन वाले बॉन्ड्स पर थोड़ा सा फोकस करो। क्लियर? अब आपको मॉलिक्यूल घूमता हुआ नजर आएगा। मुझे एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जाना है। आप समझिए, जब आप एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जाएंगे तो आपको बीच से कहां से निकलना पड़ेगा? एक्लिप्स। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करना चाहें तो ये हमारे सामने फ्रंट कार्बन हो गया। देखो इधर, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। यहां पर देखिए, ये अभी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर है। दो बॉन्ड्स के बिल्कुल बीच में बॉन्ड है, दो एटम्स के बिल्कुल बीच में एटम है। इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन यू नो दैट द रिपल्सन इज मिनिमम, आइदर इट इज टॉर्सल स्ट्रेन और इट इज स्टेरिक स्ट्रेन। सारे क्या होते हैं? मिनिमम। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए, अब मुझे एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जाना है। ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रंट कार्बन को क्या कर देता हूं? फिक्स। बैक कार्बन को घुमाऊं? अगर बैक कार्बन को घुमाऊंगा तो देखो ये आपकी कौन सी कन्फर्मेशन बनी? एक्लिप्स। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप बैक कार्बन को घुमा रहे हो तो जैसे जैसे घुमा रहे हो बॉन्ड के पीछे क्या आने लग रहे हैं? बॉन्ड। और ये बिल्कुल एक दूसरे के सबसे नजदीक आ गए हैं। जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से, तो आपके एक्लिप्स की तरफ जाते हुए बॉन्ड एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और बॉन्ड एक दूसरे के नजदीक आने से मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन में एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल घूमेगा तो आप देखो बॉन्ड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और स्टैगर्ड में सबसे कम। तो एक स्टैगर्ड से, वापस से देखो, एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में आने के लिए बीच में से कहां से निकलना पड़ेगा? एक्लिप्स। और जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो ये हमारे सामने अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है तो यहां से इसको दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आने के लिए एक बार बीच में से कहां से निकलना पड़ेगा? आप बताइए। एक्लिप्स्ड। और आप बताइए, एक्लिप्स्ड का एनर्जी लेवल ज्यादा है या कम है? पक्का? ये हमारे सामने हो गया है कौन? फ्रंट कार्बन। जब आप घुमाओगे तो इस वाले बॉन्ड को तो देखो एज इट इज रखना है, ये बॉन्ड एज इट इज हमारे सामने है। घुमाओगे तो बताओ किस प्रकार से घूमेगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है घूम के इसके पीछे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये घूम के इसके पीछे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये घूम के इसके पीछे। फ्रंट को फिक्स रख के बैक को तो घुमाया है। तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, एंड यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ये आपको दिखाई देगा, बॉन्ड चला गया इसके पीछे। तो ये कौन सी कंफर्मेशन बनी? एक्लिप्स्ड। फिर से घुमा दीजिए 60 के डाइहेड्रल एंगल से। आप बता दीजिए, फिर से घुमा दिया तो आपने फिर से क्या बन जाएगा? स्टैगर। तो फ्रंट कार्बन तो फिक्स है, अगर हमने घुमाया तो ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा, और ये बिल्कुल बीच में। तो ये बैक कार्बन पर हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन पर हाइड्रोजन, एंड ये बैक कार्बन पर हाइड्रोजन। बताइए कौन सी कंफर्मेशन है आपकी? दिस इज स्टैगर्ड। तो ये हमारे सामने है स्टैगर्ड कंफर्मेशन। और ये बताइए कौन सी कंफर्मेशन है? ये हमारे सामने है एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ये बात यहां तक सभी को क्लियर है? अब कुछ बातें जो हमने लास्ट क्लास में डेटा रिलेटेड की थी, आप बताइए। इथेन के अंदर आपका स्टेरिक स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या होता है? इथेन के अंदर आपका स्टेरिक स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या होता है? जीरो। इवन इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन।
मैंने आपको बताया था कि अगर ये मॉलिक्यूल इथेन का मॉलिक्यूल है तो क्या आपके जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाएंगे, यानी कि जब डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा, तो क्या ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा? नहीं। क्या ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा? नहीं। तो क्या ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा? नहीं। कारण रिपल्सन के लिए जो आपकी डिस्टेंस है उसके लगभग बराबर या उससे ज्यादा डिस्टेंस पर जब एटम होते हैं तो रिपेल नहीं करते। आप समझिए, एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। कब तक रिपेल नहीं करेंगे? जब तक क्रिटिकल डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक ना आ जाए, और यहां पर इनके बीच में गैप इतना ज्यादा है कि एक दूसरे के रिपल्सन फील नहीं करेंगे। अब सोचो, जब ये एक्लिप्स्ड में ही रिपल्सन फील नहीं कर रहे हैं तो स्टैगर्ड में तो एटम और भी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कई पॉइंट आपको समझ में आया? तो यहां पर मैं आपसे पूछूं, अगर ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, क्या है? तो एक्लिप्स कंफर्मेशन के अंदर स्टेरिक स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या है? 0। यहां भी स्टेरिक स्ट्रेन क्या है? 0। यहां भी क्या है? 0। क्लियर? ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन कहीं नहीं है। जब एक्लिप्स में नहीं है तो स्टैगर्ड में भी नहीं है। दूसरा पॉइंट अब मेरे को सोच समझ कर बताना, यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन कितना है? कौन सा कंफर्मेशन है बताओ? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट 0, किसी का भी हो जाए। तो यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन 0, यहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन। लेकिन दोस्त यहां पर बताओ, एक बॉन्ड के पीछे एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना? 1 किलो कैलोरी। फिर से इस बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड कितना? 1 किलो कैलोरी। फिर इस बॉन्ड के पीछे एक और बॉन्ड कितना? 1 किलो कैलोरी। तो जब मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, और कितनी बढ़ जाएगी आप बताइए? यहां पर आपके अप्रोक्सीमेटली जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी कितनी बताइए? ये जो है ये रहेगा आपका 3 किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर दूं तो ये रहेगा 12.6 किलो जूल पर मोल। और ये किसकी वजह से बढ़ी है एनर्जी? आप बताइए, ये एनर्जी किसकी वजह से बढ़ी है? स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से या टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से? ओनली एंड ओनली टॉर्सनल, क्योंकि स्टेरिक तो इथेन के अंदर है ही नहीं। तो आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ध्यान से सुनिए, ये एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। कौन सी स्टैगर्ड है? इस स्टैगर्ड से इस स्टैगर्ड में जाने के लिए क्या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन फ्रीली हो जाएंगे? फ्रीली हो जाएंगे। अरे भाई, आप देखो, जैसे जैसे रोटेशन ले रहे हो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, और यहां पर जाकर एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि अब एक्लिप्स बन गया। फिर से स्टैगर्ड की तरफ जाओगे तो एनर्जी घटेगी। तो ये एनर्जी लेवल यहां पर है और ये एनर्जी लेवल वहां पर है। तो ये रोटेशन फ्री कैसे हो सकते हैं? जैसे ही आप रोटेट करना शुरू करोगे, बॉन्ड के पीछे क्या आने लगेगा? बॉन्ड। और रिपल्सन, आप देखो, जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आएगा, यानी कि बॉन्ड के नजदीक बॉन्ड आएगा, तो क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। आप समझिए, अगर दो चार्जेज हैं प्लस प्लस, अपने आप पास में आ जाएंगे क्या? अगर सेम चार्जेस को पास लाते हो तो वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो बॉन्ड्स में क्या है जरा बताओ मुझे? इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बॉन्ड के पास बॉन्ड आने लगता है तो रिपल्सन होता है, मतलब ये चाहेगा कि इसको पीछे धकेल दूं, लेकिन ये इधर आ रहा है, इसका मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो रोटेशन है वो एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। एब्सोल्युटली फ्री का मतलब कोई एनर्जी नहीं चाहिए। यहां पर एब्सोल्युटली फ्री नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री होता तो फिर ये एनर्जी बढ़ती नहीं। तो कितने का बैरियर है सिग्मा बॉन्ड पर घुमाने के लिए? कितने का बैरियर है? 3 किलो कैलोरी पर मोल या 12.6 किलो जूल। और ये एनर्जी बैरियर किसकी वजह से है? टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से है या स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से है? किसकी वजह से है? और ये डेटा एनसीईआरटी ने दिया है, पर समझाया नहीं एनसीईआरटी ने। उसने साफ लिखा है कि सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेने के लिए आपको 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। और ये किसकी वजह से चाहिए? ये चाहिए टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन यहां भी नहीं है और स्टेरिक स्ट्रेन तो वहां भी नहीं है। जैसे ही आप घुमाना शुरू करोगे टॉर्सनल स्ट्रेन रोल में आ जाता है। हमने पॉइंट भी लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा 0 होते ही डाइहेड्रल आपका टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब ये जो आपके सामने 3 किलो कैलोरी पर मोल, इसी को हम क्या कहते हैं बताइए? रोटेशनल एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं? रोटेशनल एनर्जी बैरियर। इसको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर। मतलब रोटेशन लेने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो हम कहते हैं। लेकिन एक बात समझो, किसी भी काम को होने के लिए, क्या बोला मैंने?
किसी भी काम को होने के लिए अगर 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए? 100 किलो जूल पर मोल तक अगर एनर्जी चाहिए तो दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी ऐसा काम करना है आपको जिसको करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 100 किलो जूल पर मोल या उससे कम, तो आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वो काम रूम टेम्परेचर पर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स के पास रूम टेम्परेचर पर एनर्जी होती है 3/2 kT। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे अभी आप कपड़े सुखा के आए होंगे नहा के, घर जाओगे तब तक सूखे हुए मिले, तो आपने कुछ थोड़ी किया है। लेकिन आप जानते हैं वाटर को वेपर बन के बाहर निकलने में एनर्जी चाहिए, पर वो एनर्जी कहां से आ रही है? रूम टेम्परेचर से। तो अगर 100 किलो जूल पर मोल तक कोई भी काम होने के लिए एनर्जी चाहिए तो आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सप्लाई हो जाएगी रूम टेम्परेचर से। आप बताइए, आपको तो इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 12.6 किलो जूल पर मोल। तो बताइए, आपको एनर्जी देने की जरूरत है क्या? नो, आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पर ही इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि वो मॉलिक्यूल आपका सिग्मा बॉन्ड पर घूमता रहेगा। इसीलिए एक स्टैगर दूसरी स्टैगर में कन्वर्ट होता रहता है, आप उसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक स्टैगर से दूसरी स्टैगर में जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो कितना है? 12.6 किलो जूल पर मोल, and that much amount of energy is available at room temperature। तो आप इसीलिए दो कन्फर्मर्स को कभी आइसोलेट नहीं कर सकते। आप इसको कभी आइसोलेट कर पाओगे नहीं, क्योंकि इससे इसमें बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। इसको वापस यहां आने के लिए वापस से जो एनर्जी चाहिए या जो एनर्जी रिलीज करेगा वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। तो मॉलिक्यूल को आप सिग्मा बॉन्ड पर घूमने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। तो कई बार हम ये भी कह देते हैं रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर फ्री। फ्री का मतलब यह है कि आपके घर से पैसे नहीं लगे, आपके घर से एनर्जी नहीं लगी। एनर्जी तो लगी है घूमने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और इसका एनर्जी लेवल, लेकिन वो एनर्जी आपने नहीं दी। कहां से मिल गई उसको? रूम टेम्परेचर से। टेक्निकली अगर अपन बात करना चाहें तो ये एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। रोटेशन होने के लिए कोई ना कोई बैरियर है। जैसे नीट में सिलेक्शन लेना है तो बैरियर है। अभी तक वो बैरियर कितने का था? 650 का। अब किसी ने पेपर खरीद लिया उसके तो बहुत आसानी से आ गए, क्लियर। तो बोला मेरे तो आराम से सिलेक्शन हो गया, उसके लिए आपने पैसे दिए, आपके घर से नहीं गए, मतलब आपके नहीं लगे, आपके पेरेंट्स के लगे होंगे, पर बैरियर तो है। दूसरे बच्चों से पूछो जो पढ़ के इतने नंबर लाए, इतना आसान नहीं है। तो आप जानिए कि अगर एक स्टैगर से दूसरी स्टैगर में मॉलिक्यूल को जाना है तो एक बार एक्लिप्स से निकलना पड़ेगा, और एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा है, और वो किसकी वजह से ज्यादा है? केवल और केवल टॉर्सनल स्ट्रेन। तो इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल को चाहिए ही चाहिए। यहां से जैसे जैसे मॉलिक्यूल ऊपर बढ़ेगा एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। बट दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आपके घर से कुछ नहीं लगा, इसलिए कई बार आप कह देते हैं रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर फ्री, बट दीज आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज सम रोटेशनल एनर्जी बैरियर। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? अब आप बताइए, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूं इनके केस में, किसका लिखूं? एनर्जी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किस केस? ग्राफ को देखकर बताओ। एक्लिप्स्ड, क्योंकि एक्लिप्स्ड में रिपल्सन सबसे ज्यादा, तो ये हमारे सामने रहेगा सबसे ज्यादा एक्लिप्स्ड, क्लियर। उसके बाद बताओ सबसे कम किस में मिलेगा? स्टैगर्ड। सबसे कम किस में मिलेगा? स्टैगर्ड, क्लियर। क्या एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में कोई कंफर्मेशन नहीं बनेगी? इधर बताओ, इधर डाईहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। वहां पर डाईहेड्रल एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो क्या 60 और 0 के बीच में एंगल नहीं है? एंगल कम होता हुआ गया होगा, 59, 58, 50, ऐसे 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 कहां गया होगा? 0। तो यहां पर भी तो कोई ना कोई कंफर्मेशन बन रही होंगी, ऐसी बात थोड़ी है। तो हमने तो एक्सट्रीम केस डील किए हैं, या तो एनर्जी सबसे कम या एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके बीच में भी तो कंफर्मेशंस बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्यू कंफर्मेशन। जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स के अलावा जो कंफर्मेशंस बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्यू कंफर्मेशन। तो ये जितनी भी मैंने येलो लाइन पर दिखाई है ये कौन सी कंफर्मेशन है? स्क्यू। और आप देख सकते हो इनकी एनर्जी स्टैगर्ड से तो क्या है? ज्यादा, और एक्लिप्स से क्या है? कम, क्योंकि ये इन बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स बन रही है। तो यहां पर आपके सामने दूसरी कंफर्मेशन आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू कंफर्मेशन। तो एनर्जी पूछी जाए तो सबसे ज्यादा एक्लिप्स की, उसके बाद स्क्यू की, और उसके बाद स्टैगर्ड की। अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए तो आप जानते हैं एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है
वो एकदम उल्टा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी कंफर्मेशन होगी बताइए? स्टैगर्ड। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद कौन सी होगी बताइए? स्क्यू कन्फर्मेशंस। और सबसे कम कौन सी होगी? एक्लिप्स्ड। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है? जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इथेन का पूरा डिटेल में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए भी कहूंगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि सारी बातें एनसीईआरटी की ऑलरेडी बता दी गई। बहुत बार एनर्जी और स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछे जाते हैं। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, ये ध्यान रखिएगा हमेशा ही। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। एनर्जी कब बढ़ेगी? जब रिपल्सन बढ़ेंगे। रिपल्सन के बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्सन के घटने से एनर्जी घटेगी। अब आपको पता चला कि हम कन्फर्मेशंस को आइसोलेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, पर जो एनर्जी चाहिए वो अवेलेबल है। आप चाहते हो कि मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पर घूमना बंद कर दे, तो टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। कितना? -250 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते ही हमारी औकात से बाहर है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ जाएगी और वो घूमता रहेगा। सुलटा दिया सभी ने। बहुत ही बेहतरीन शानदार स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्योंकि अभी तक बोली गई एक भी बात एनसीईआरटी से बाहर नहीं, एक भी बात। इथेन में जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है वो किसकी वजह से है? टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से है या स्टेरिक स्ट्रेन? ये भी एनसीईआरटी लिखता है। और डेटा अब आपको समझ में आ गया। मैंने तो पहले बता दिया था, एक सीएच बॉन्ड के पीछे दूसरा सीएच बॉन्ड, तो कितना रिपल्सन बढ़ जाता है? 1 किलो कैलोरी। और यहां पर ऐसे रिपल्सन कितने हैं? 3, तो 3 किलो कैलोरी। अगर ये गैप 3 किलो कैलोरी का है तो जाहिर सी बात है ये केवल टॉर्सन स्ट्रेन की वजह से है, क्योंकि इतना रिपल्सन तो टॉर्सन से ही आ जाता है। सुलटा दिया है। कुछ पॉइंट्स इसमें लिख दीजिए। पहला पॉइंट लिख दीजिए, rotation about sigma bond, rotation about sigma bond are hindered, rotations about sigma bond are hindered, rotation about sigma bond are hindered। इस वर्ड का मतलब समझते हो? रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब है कि थोड़ा सा एनर्जी का बैरियर रहेगा। जैसे एक स्टैगर्ड से दूसरी में स्टैगर्ड में जाने के लिए क्या कोई एनर्जी बैरियर नहीं है? है। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब रोटेशन लेने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? कि रोटेशंस हिंडर्ड है। मतलब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन ले सकते हो, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, पर ये रोटेशन एब्सोल्युटली फ्री
एब्सोल्युटली फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि कोई एनर्जी ही नहीं चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं लगातार, तो आपको लगेगा कि बोलने में कोई एनर्जी नहीं लग रही, क्योंकि आपके घर से कुछ गया ही, मैं तो घर से खा के आया। लेकिन लगातार बोलता रहूंगा तो थोड़ी देर बाद निकल लूंगा, तो एनर्जी तो खर्च हो रही है ना, पर आपके घर से कुछ खर्च नहीं हो रही है। तो रोटेशन लेने के लिए एनर्जी तो लग रही है, पर दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, हालांकि रोटेशन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी बैरियर है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, रोटेशंस अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर हिंडर्ड। क्लियर, मतलब एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन, the most preferred conformation of ethane, the most preferred conformation, the most preferred conformation of ethane। मोस्ट प्रेफर्ड की जगह मोस्ट पॉपुलेटेड भी कर सकते हो। प्रेफर्ड की ब्रेक के साथ में ब्रैकेट में क्या लिख दो, पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन वाला। द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रैकेट में क्या लिख दो, populated, the most preferred or most populated conformation of ethane is staggered, is staggered। इस लाइन का मतलब समझे कि इथेन के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से वाली कंफर्मेशन में रहना पसंद करेंगे, स्टैगर्ड में या एक्लिप्स में? जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो बताओ सभी कंफर्मेशन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है, मतलब 99.9% मॉलिक्यूल इसी में रहना पसंद करेगा। ये तो बस एक से दूसरे में जाने के लिए काम आता है, इसमें कभी मॉलिक्यूल रुकना पसंद नहीं करता है। तो मोस्ट स्टेबल ही मोस्ट प्रेफर्ड होती है, मोस्ट पॉपुलेटेड होती है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सी शेप में मिलेंगे, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल आपके स्टैगर्ड शेप में मिलेंगे, क्योंकि वहां एनर्जी कम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे जल्दी से। आप बताइए, घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, वो आपको अपने घर से देने की जरूरत है क्या? तो फिर मॉलिक्यूल ये एनर्जी कहां से गेन करेगा, रूम टेम्परेचर पर। कैसे, एक दूसरे से टकरा टकरा कर। थर्मल एनर्जी है कि नहीं है? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिख दीजिए, मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी की पॉइंट लिखवा देता हूं, सो दैट कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका 100% मैच करे। ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हैं, कोई भी ऐसी बात अभी तक नहीं आई है जो एनसीईआरटी ने डिस्कस ना की हो। लिखिए, द इथेन मोलिक्यूल्स, द इथेन molecules gain thermal or kinetic energy, the ethane molecules gain thermal or kinetic energy sufficient enough to overcome, sufficient enough to overcome, sufficient enough to overcome the rotational energy barrier, sufficient enough to overcome the rotational energy barrier of 12.6 kilojoule per mole, of 12.6 kilojoule per mole through intermolecular collisions, through intermolecular collisions, through intermolecular collisions। मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा टकरा कर इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं, कहता है आपको अपने घर से देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए बीच में कहां से निकलना पड़ेगा, एक बार एक्लिप्स से, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रोटेशनल एनर्जी। तो बताइए, ये यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी मॉलिक्यूल के पास कहां आती है, कहता है एक दूसरे से टकरा टकरा कर या तो थर्मल या काइनेटिक एनर्जी इतनी गेन कर लेते हैं कि आपको अपने घर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन इथेन। जबरदस्त पॉइंट है भैया, स्टेटमेंट में आएगा एक दिन। द रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन इथेन, द रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन इथेन
बताओ रोटेशनल एनर्जी बैरियर इथेन में मेनली किसकी वजह से है? टॉर्सनल स्ट्रेन। एग्जैक्टली, लिखिए द रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन इथेन is mainly due to torsional strain, is mainly due to torsional strain। मेन रोल किसका है? टॉर्सनल का। स्टेरिक स्ट्रेन को बर्बाद करने में इसका कोई हाथ नहीं है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ आपकी जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इथेन की, वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के कंपैरिजन में कम स्टेबल क्यों है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के कंपैरिजन में कम स्टेबल क्यों है? स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से या टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से? टॉर्सनल, क्योंकि स्टेरिक तो वहां है ही, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिपेल नहीं कर रहा। तो यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन का एक रोल है, स्टेरिक स्ट्रेन का कोई भी रोल नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए, तो दिस वाज द कंप्लीट कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन किसकी बात करेंगे हम? प्रोपेन की बात करेंगे, और इसमें कन्फर्मेशंस आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, हम प्रोपेन आप लोगों के सामने बना देते हैं। आप सभी जानते हैं इस प्रकार से क्या बनेगा? प्रोपेन। जब भी किसी की कन्फर्मेशंस ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट फिक्स कर लीजिए। कौन से बॉन्ड के अबाउट क्या लेना है? रोटेशन। और किसको फ्रंट और किसको बैक? सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको इस बॉन्ड के अबाउट क्या लेना है? रोटेशन। तो इसको कैसे लिख देगा लैंग्वेज के अंदर? C1 C2 पर ऐसा एरो बना देगा। इसका मतलब है C1 C2 पर रोटेशन लीजिए। और इस कार्बन को आपको कौन सा कार्बन मान लेना है? इस कार्बन को मान लेना है फ्रंट, और इस कार्बन को क्या मान लेना है? बैक। बस आपको केवल कन्फर्मेशंस ड्रॉ करनी और कुछ भी नहीं करना, और कुछ नहीं बताना इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। केवल कन्फर्मेशंस ड्रॉ करनी है, इसको फ्रंट इसको बैक मान के 360 से घुमा देना है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कन्फर्मेशंस बनाई कैसे जाती है, क्योंकि आप जब तक अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं। और ये आपने कल के टेस्ट पेपर में देखा होगा, जो बात ढंग से समझ में आई होगी ना, वही क्वेश्चन बने होंगे, बाकी क्वेश्चंस नहीं बनते। तो इसको आपको सुलटाना है। 2-3 लाइनें छोड़ दो, मैं टेलीग्राम पर इसका आंसर भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-butane। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-butane। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-butane किसका बनाएंगे हम? N-butane का। थोड़ी देर के लिए पेन डाउन करेंगे। दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। दोनों ही नहीं है, पर आप जानते हैं हमें कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ये एआईपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो N-butane का मतलब बताओ सारे कार्बन किस में है? सही बात है कि नहीं है? तो इसमें कन्फर्मेशंस 2 तरीके से ड्रॉ की जा सकती है। देखो इधर, अगर मैं आयुपैक नंबरिंग करना चाहूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो अगर मैं उधर से नंबरिंग करूं तो बताओ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। एक बार आंखें खोलो और देखो, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो ये कार्बन नंबर 1 2 है, और राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो यही 3 4 है। यानी कि 1 2 बोलो या 3 4 बोलो, एक ही। देखो इधर से ये क्या है और इधर से क्या है? 1 2, तो एक ही बात। तो पहले कंफर्मेशन तो आपको ऐसी बनानी पड़ेगी जहां कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के अबाउट आपको रोटेशंस लेने पड़ेंगे, ये बोल दो। या फिर कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के अबाउट आपको रोटेशन लेकर कंफर्मेशंस बनानी है। क्या बनानी है? कंफर्मेशंस बनानी है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं? ये कंफर्मेशंस आप ड्रॉ करेंगे तो C1 C2 के अबाउट या फिर C3 C4 के अबाउट आपको खुद से बनाना है। इस वाले कार्बन को कौन सा कार्बन मान लेना है? फ्रंट कार्बन। और इस वाले कार्बन को कौन सा कार्बन मान लेना है?
बैक कार्बन। जल्दी से बनाओ इसको, 2 लाइनें छोड़ देना इसकी। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से हमें ड्रॉ करना है। जब तक खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी दोस्तों। आपको कुछ नहीं बताना है, बस कंफर्मेशंस ड्रॉ कर देनी है और एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देना है। इसमें भी क्या बता देना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। और आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में, तो स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, 2 बातें बतानी है कि किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसमें भी एक तो स्टेबिलिटी पर कमेंट कर देना, एक आपकी एनर्जी पर कमेंट कर देना। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टैगर्ड हमेशा। और एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एक्लिप्स। क्योंकि कोई सा भी रिपल्सन हो, सबसे कम रिपल्सन कौन सी कंफर्मेशन में होते हैं? स्टैगर्ड, टॉर्सनल भी एंड स्टेरिक भी। और रिपल्सन ज्यादा किस में होते हैं? एक्लिप्स्ड, टॉर्सनल भी एंड स्टेरिक भी। तो जाहिर सी बात है कम एनर्जी हमेशा किसकी मिलेगी? स्टैगर्ड की। स्टेबिलिटी कम हमेशा किसकी मिलेगी? एक्लिप्स की। तो ये 2 बातें तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं, और आपको स्टैगर्ड एक्लिप्स वहां से आसानी से समझ में आ भी जाएगा। सुलटा दिया ऐसा भी नहीं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट, इसके लिए आपको 2-3 लाइनें छोड़ दो ताकि आप 360 तक घुमा दो इनको। अभी जब अगला बनाएंगे तो आपको उसमें चीजें क्लियर हो भी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, आप इसमें रोटेशन ले सकते थे कौन से वाले बॉन्ड के अबाउट? C2C3। देखो हमने अभी तक किसकी बात नहीं की थी? C2C3। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड ये कार्बन नंबर 4। आप बताइए कौन से बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लेंगे हम? कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। सभी के पेन डाउन होने चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जब बनाएंगे तो पीछे वाले समझ में आएंगे आपको बहुत आसानी से। आप बताइए जब भी हम रोटेशन लेते हैं तो पहले में डिसाइड करना है कौन से बॉन्ड के अबाउट हम मॉलिक्यूल को घुमाना चाहते हैं, एंड वो है कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। लैंग्वेज में ऐसे ना लिखकर कैसे लिखेगा बताओ? C2C3, और इस पर ऐसा एरो बना देगा, मतलब मॉलिक्यूल को कौन से बॉन्ड के अबाउट घुमाना है? C2C3 के। क्लियर? अब बताइए इनमें से एक कार्बन को तो क्या मानना पड़ेगा? फ्रंट कार्बन। और एक कार्बन को क्या मानना पड़ेगा? बैक कार्बन। सही बात है कि नहीं? हम आपके जो कन्फर्मेशंस हैं वो कौन से वाले फॉर्मूले में ड्रॉ करते हैं? न्यूमैन। समझना थोड़ा आसान रहता है, पर्टिकुलरली किसको? डाईहेड्रल लैंग्वेज। ठीक है, तो बताइए फ्रंट कार्बन कौन सा रहेगा हमारा? कार्बन नंबर 2। तो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं कुछ इस प्रकार से, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने बताओ कौन है? कार्बन नंबर 2। अब बताओ कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप भी तो लगा है। तो ये देखो ये कौन लगा दिया है मैंने? मिथाइल। और ये 2 कौन लगा दिए हैं? हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 पर आंखें खोलो और ध्यान से देखो, 2 तो क्या है? हाइड्रोजन, एक और एक 2, और एक क्या है? मिथाइल। लगा दिया। अगर नंबरिंग करूं तो ये कार्बन नंबर कौन सा है बच्चे? 1, और ये कार्बन नंबर कौन सा है? 2। बना दिया। आप बताइए रोटेशन ले रहे हैं 2 और 3 के सिग्मा बॉन्ड पर, तो क्या 3 नंबर कार्बन मुझे दिखाई देगा? नहीं। और इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल। बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। आप बताओ बैक कार्बन पर भी क्या लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये मैंने लगा दिया है मिथाइल, और ये लगा दिए हैं मैंने 2 हाइड्रोजन। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? तो देखो ये हमारे सामने सर्कल वाला कौन है? कार्बन नंबर 3, और ये है कौन है? कार्बन नंबर 4। तो क्या आपको नंबरिंग दिखाई दी? एक बार बताओ। कार्बन नंबर 1 ये रहा, कार्बन नंबर 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कार्बन नंबर 3 सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड कार्बन नंबर 4 ये हमारे सामने है। इस कंफर्मेशन को देखकर आप बताइए, इस कंफर्मेशन को आप देखकर बताइए कि ये कंफर्मेशन जो आपने बनाई है ये स्टैगर्ड बनाई है या एक्लिप्स बनाई है? पक्का? अब आप जानते हैं हम घुमाएंगे, और घुमाना कैसे है? फ्रंट कार्बन को फिक्स कर देना है और बैक कार्बन को घुमाना है। कितने से? 60 डिग्री से, 60 डिग्री से, 60 डिग्री से। तो इतना बनाओ और शुरू हो जाओ 60 से घुमाना। पहले कोशिश करो खुद से बनाओ, बिना बोर्ड देखे, बिना बोर्ड पर देखे हुए आप
C2C3 के अबाउट न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए पहले। C2C3 के अबाउट न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। कंसीडर कार्बन नंबर 2 एज फ्रंट कार्बन एंड कार्बन नंबर 3 एज बैक कार्बन। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। बनाने के बाद एक बार बोर्ड पे देखो, क्या C2C3 के अबाउट आपने ऐसा ही बनाया है? अब क्या करना है? फ्रंट कार्बन को फिक्स और किसको घुमाना है? बैक कार्बन को। हो जाइए शुरू बिना बोर्ड पे देखे हुए। राइट नाउ बताओ इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? फ्रंट को क्या रखना है? फिक्स। बैक को रोटेट करना है कितने से? 60 डिग्री के डाईहेड्रल एंगल से। बोर्ड पर ना देखें, अपना दिमाग खर्च करें। 60 डिग्री पर घुमाओगे तो ये CH3 यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। राइट नाउ थीटा बता सकते हो? CH3 वाले बॉन्ड्स में देखना है 60 डिग्री। पक्का? चलिए फिर से घुमाइए, फिर से घुमाइए 60 डिग्री के डाईहेड्रल एंगल से। कैसे घुमाना है दोस्तों बताओ? फ्रंट को क्या रखना है? फिक्स रखना है, बिल्कुल सही। एंड बैक को घुमा देना है कितने से? 60 डिग्री से। तो आपके सामने जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ये बनेगा। आप मुझे डाईहेड्रल एंगल बता सकते हैं राइट नाउ? थीटा, थीटा कितना रहेगा बताओ? CH3 और CH3 वाले में 120 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? फिर से फ्रंट को क्या रखेंगे? फिक्स एंड बैक को घुमा देंगे। तो फ्रंट को तो दोस्तों रख लीजिए फिक्स, ये हमारे सामने रहेगा फिक्स एंड बैक को घुमा दीजिए कितने से? 60 डिग्री से। तो ये वाली कंफर्मेशन आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगी। क्लियर? थीटा बताइए यहां पर कितना रहेगा? सो थीटा विल बी 180 डिग्री। फिर से घुमा दीजिए, कितने के एंगल से घुमाना है भाई लोगों? फिर से घुमा दीजिए आप 60 डिग्री के एंगल से। फ्रंट को फिक्स रखेंगे और बैक को ही घुमाना है। अगर आपने घुमा दिया तो यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा H एंड यहां पर आ जाएगा H। थीटा बता दीजिए यहां पर कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। हर बार 60 तो ऐड हो रहा है। फिर से घुमा दीजिए इसको 60 डिग्री के डाईहेड्रल एंगल से। फ्रंट कार्बन को क्या रखेंगे दोस्तों? फिक्स। बैक कार्बन को कितने से घुमा देना है? 60 डिग्री से। तो ये CH3 यहां जाएगा, ये H यहां जाएगा, ये H यहां जाएगा। थीटा बता दो जल्दी से। थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री। फिर से आखिरी बार एक बार और घुमा दीजिए, और घुमाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं ही। यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर H। क्लियर? तो यहां आ जाएगा आपका CH3, यहां पर आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा H। थीटा बता दीजिए कितना है? 0 डिग्री बोल दो या 360 डिग्री बोल दो सर, एक ही बात है। तो जल्दी से जल्दी घुमा कर आएंगे इसको, ऐसे जल्दी से जल्दी घुमा कर आएंगे इनको, जल्दी से जल्दी घुमा कर आएंगे इनको। घुमा दिया है तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे आपने इसमें कंफर्मेशंस बनाई है ना दोस्तों, ऐसे ही जो 2 क्वेश्चन दिए उनमें बनानी, एग्जैक्टली ऐसे ही बनानी है आपको कंफर्मेशंस। तो आपको फ्रंट को फिक्स कर दिया आपने और बैक को आप लगातार घुमाते हुए चले गए। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। अगर मैं आप लोगों के सामने पूछना चाहूं ये कंफर्मेशन कैसी है, गौर से देखो। एक्लिप्स। दोनों वाई कैसी बनी हुई है? दोनों वाई कैसी बनी हुई है? एक जैसी। बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, एक्लिप्स्ड है। ये कंफर्मेशन भी कैसी है? एक्लिप्स। बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये दोनों एक्लिप्स सेम हैं? क्या ये दोनों एक्लिप्स सेम हैं? कैसे पहचाना तुमने? कैसी बात कर रहे हो सर? यहां पर देखो CH3 के पीछे कौन है? CH3। लेकिन यहां पर देखो CH3 के पीछे कौन है? H। और यहां देखो H के पीछे कौन है? तो दोनों एक्लिप्स्ड हैं लेकिन दोनों एक जैसी। पेज पलटो और इथेन में देखो एक बार।
पेज पलटो वापस। इथेन बनाया था हमने पहली क्लास में। देखो इथेन में जो दोनों हैं उनमें कोई फर्क, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे ही हाइड्रो। चेक करो एक बार, जितनी भी एक्लिप्स बनी है देखो सब ढंग से, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। सो ऑल द एक्लिप्स कन्फर्मेशन इन इथेन आर इक्विवेलेंट। ऑल द एक्लिप्स कन्फर्मेशन इन इथेन आर इक्विवेलेंट, मतलब सभी एक जैसी हैं। पर यहां पर सभी एक जैसी नहीं है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, लेकिन दोनों एक्लिप्स्ड एक जैसी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं क्या फर्क है, तो यहां पर आप देखोगे कि CH3 के पीछे कौन है, CH3। आप बताओ हाइड्रोजन में और CH3 में से किसकी साइज ज्यादा है? CH3 बड़ा ग्रुप होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसमें ऑलरेडी 3 आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये देखो, बल्कि ग्रुप के पीछे कौन है, बल्कि। तो यहां पर बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप आ गया है, तो एक्लिप्स, लेकिन इसको हम कौन सा एक्लिप्स बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे बताओ? फुल्ली एक्लिप्स्ड। यानी कि फुल्ली एक्लिप्स्ड कब बोलेंगे हम? जब बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप। ये बताओ कैसा है तो एक्लिप्स्ड ही, लेकिन बताओ मिथाइल के पीछे मिथाइल है या मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है? तो इसको एक्लिप्स्ड बोलेंगे, लेकिन कौन सी एक्लिप्स्ड बोलेंगे दोस्तों? पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? पार्शियली एक्लिप्स्ड, मतलब एक्लिप्स तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? नेक्स्ट फिर से देखिए, ये बताओ स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड है? गौर से देखो, ये स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड है? अच्छा, फुल्ली है या पार्शियल है? फुल्ली होता तो बल्कि के पीछे, क्या यहां बल्कि के पीछे बल्कि है? नो। देखो CH3 के पीछे H, H के पीछे CH3 और H के पीछे H। आंखें खोलो इधर देखो, CH3 के पीछे, CH3 के पीछे, ओके, H के पीछे, H के पीछे, इधर देखो H के पीछे CH3 और यहां भी देखो H के पीछे, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। देखने से पता चल रहा रिपल्सन्स क्या है, सेम। तो ये भी आपकी पार्शियली एक्लिप्स्ड है दोस्त, तो ये भी क्या रहेगा बताओ? पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो एक्लिप्स्ड के भी टुकड़े हो गए। अब एक्लिप्स्ड के भी क्या हो गए? टुकड़े। इधर आइए, इसमें बताओ, इसमें पहले बताओ स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स्ड है? स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड है? सर ये मैं कैसे बताऊं? अरे दिमाग से पैदल देख, वाइब कैसी बनी हुई, दोनों एक जैसी। बॉन्ड के पीछे बॉन्ड दिखते, पता चल गया एक्लिप्स्ड। और देखो बल्कि ग्रुप के पीछे, तो एक्लिप्स तो है लेकिन कौन सा? फुल्ली एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स तो है लेकिन कैसा है? फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो बताइए फुल्ली एक्लिप्स्ड कब कब बनी? डाईहाइड्रल एंगल 0 डिग्री, डाईहाइड्रल एंगल 0 डिग्री, या फिर 360 डिग्री। और पार्शियली एक्लिप्स्ड कब बनी आपकी, बताइए जल्दी से? कब? जब 120 एंड 240। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? अब सभी का ध्यान फिर से बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, सभी का ध्यान फिर से बोर्ड पर होना चाहिए। आप बताओ स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड? गौर से देखो, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड? पक्का? आइए, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड? लेकिन क्या दोनों स्टैगर्ड एक जैसे दिख रही हैं? एक मिनट सर, क्या फर्क है? आप तो जानते हैं मेरे बारे में, पहले मुझे बताओ, फिर मुझे फर्क नजर आएगा। अपने आप नहीं देख सकता मैं। CH3 के बाजू में दिखाई दिया, इधर देखो, क्या CH3 के बाजू में CH3 है? तो दोनों अलग अलग है। क्लियर? CH3 के बाजू में CH3, यहां पर CH3 के बाजू में CH3। आगे आओ, बताओ स्टैगर्ड या एक्लिप्स्ड? स्टैगर्ड या एक्लिप्स्ड? पक्का? अच्छा देखो, CH3 के बाजू में, तो ये वाली स्टैगर्ड इस जैसी है या उस जैसी है? ये एक जैसी है। ये क्या है? अलग। अब देखो स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर। रिपल्सन क्या होने चाहिए? मिनिमम। सही बात है कि नहीं है? अब देखो ध्यान से, आप बताओ रिपल्सन इसमें मिनिमम होंगे या फिर आपके इसमें मिनिमम होंगे? पहली बात ध्यान से सुनो, स्टैगर्ड चाहे दुनिया की कोई भी हो, क्या बोला? किसी का भी स्टैगर्ड हो, इथेन का हो, प्रोपेन का हो, ब्यूटेन का हो, टॉर्सनल स्ट्रेन सभी में ऑलमोस्ट 0 बताया था, लिखवाया हुआ है। तो बताइए क्या इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है? नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन कैसा है बताओ? क्या इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है? आप ही बताइए।
क्या इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है? क्योंकि रिपल्सन क्या है, सॉरी, कंफर्मेशन कौन सा है? स्टैगर। क्या इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है? क्या समझ में आया? अगर टॉर्सनल किसी का भी हो, चाहे इथेन का हो, प्रोपेन का हो, ब्यूटेन का हो, टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होता है किसमें? स्टैगर। क्लियर हो गया है? लेकिन दोस्तों स्टेरिक भी तो होता है। यहां पर देखो मिथाइल के बाजू में, तो यहां पर कौन है? स्टेरिक स्ट्रेन। ये एक दूसरे के नजदीक हैं और यहां एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। यहां पर तो रिपल्सन ही ना के बराबर हो गया, मतलब है ही नहीं, रिपल ही नहीं करे CH3 को, पर यहां आजू बाजू है। तो दोनों स्टैगर्ड हैं, लेकिन दोनों स्टैगर्ड एक जैसी नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पार्शियली स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। पार्शियली स्टैगर्ड बोल दो, या इसका दूसरा नाम है और करके गॉस कन्फर्मेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉस। पार्शियली स्टैगर्ड या गॉस एक ही बात है। तो ये बताओ क्या है? ये आपकी कहलाएगी फुल्ली स्टैगर्ड। क्या कहलाएगी? फुल्ली स्टैगर्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। क्या कहलाएगी? फुल्ली स्टैगर्ड। जब बल्कि ग्रुप कितने के डाईहेड्रल एंगल पर हो? 180, तो फुल्ली स्टैगर्ड। क्लियर? और जब कितने के डाईहेड्रल एंगल पर हो? 60, या तो क्लॉकवाइज 60 या एंटी क्लॉकवाइज 60। आप 300 बोल दो या 60 बोल दो, माइनस एक ही बात है। तो उस टाइम पर आपका क्या कहलाएगा? वो पार्शियल। और ये क्या रहेगा? फुल्ली। फुल्ली स्टैगर्ड बोल दो, या इसका दूसरा नाम है एंटी। आप समझते हैं ना, एंटी का मतलब ऑपोजिट। दोनों मिथाइल देखो एक दूसरे का अपोजिट है। क्या पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो बताओ इस वाले को क्या बोलेंगे? इस वाले को हम बोलेंगे पार्शियली स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे? पार्शियली स्टैगर्ड बोल सकते हैं सर, सही बात है। और दूसरा नाम बताओ? गॉस। कौन सा बोल सकते हैं? गॉस। एक ही बात है। तो पार्शियली स्टैगर्ड बोल दो, गॉस बोल दो, फुली स्टैगर्ड बोल दो, एंटी बोल दो, एक ही बात है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? क्या इस बार सभी स्टैगर्ड एक जैसी बनी? नहीं। क्या सभी एक्लिप्स एक जैसी बनी? नहीं। स्टैगर्ड के भी कितने टाइप हो गए? दो। और एक्लिप्स के भी कितने टाइप हो गए? दो। कौन कौन सी एक्लिप्स हुई बताओ जरा? फुली एंड पार्शियल। फुली कब बोला? जब बल्कि ग्रुप के पीछे। पार्शियली कब बोला? जब बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप ना हो। सही बात है कि नहीं है? बताइए स्टैगर्ड में भी कितनी हो गई? दो। पार्शियल एंड फुल। अगर आजू बाजू है बल्कि ग्रुप तो पार्शियल स्टैगर्ड, और अपोजिट है तो फुल स्टैगर्ड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? एक बार जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताऊंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। कोई ज्यादा भारी बात बता दी है क्या? सारे टहलने जा रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो ये तो शुरुआत है। फिर बता दो, पीवाई क्यू करवा देता हूं, सारे क्वेश्चन यही निपटा दूंगा मैं। पहले ही एक्सरसाइज फोर्थ करेंगे अपन, खुशियां मना लेंगे। फायदा है 2025 के, तो इस बार प्रिंट होके ही नहीं आए। तो दिक्कत आनी थी वो दो ही टाइप के क्वेश्चंस में, या तो 2016 और 2025। 16 के पहले ही हटा दिए हैं, है ही नहीं पीवाईक्यू में। और 25 के आए ही, खुशियों के साथ सोल्व कर लोगे आप। ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्यों कह रहे लोग मुश्किल है, मैंने तो यूं सुलटा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कब अलग बनती है और कब सेम बनती है। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। इथेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इथेन में सभी स्टैगर्ड कैसी थी? इक्विवेलेंट। सभी एक्लिप्स कैसी थी? इक्विवेलेंट। पर यहां पर ऐसा नहीं है। स्टैगर्ड भी दो हिस्सों में टूट गया और एक्लिप्स भी दो हिस्सों में टूट गया। मैं आपको ये
दोबारा से डाईहेड्रल एंगल के थ्रू भी बताऊंगा। किसके थ्रू बताऊंगा? डाईहेड्रल एंगल के थ्रू। क्या आप सभी ने सुलटा दिया है दोस्तों? पक्का? अरे इतना ही तो लिखना था। फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियली स्टैगर्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, फुल्ली स्टैगर्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली स्टैगर्ड एंड फुल्ली एक्लिप्स्ड, यही तो लिखना था। अब सभी इधर ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर बेसिक पर चोट करता है कि बच्चे को बात समझ में आई कि नहीं आई। इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर रट लेता है बच्चा, नोटबुक से रट लेता। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने रटा हुआ नहीं हो, पूछा गया क्वेश्चन हो और फिर भी ना कर पाए, बहुत कम होंगे ऐसे बच्चे। तो एग्जामिनर लगाता है दिमाग और साफ कर देता है। दिमाग कैसे लगाएगा? कि वो पूछेगा तुमसे, क्या तुम्हें मालूम है कि स्टैगर्ड में दो स्टैगर्ड कब होती हैं? कब आप पार्शियल और फुल की बात करोगे, एक्लिप्स में कब आप पार्शियल और फुल की बात करोगे। यही नहीं पता होता और तुम लिखे जा रहे हो। तो आइए उस बेसिक पॉइंट पर मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें इस बॉन्ड के अबाउट, हम क्या ले रहे हैं? रोटेशन। एंड ये कार्बन कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। और ये कार्बन कौन सा है? आपको पता है आप स्टैगर्ड को दो हिस्सों में कब बांट पाएंगे? जब इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा एक एटम होना और उधर भी हाइड्रोजन के अलावा एक एटम होना, तभी ऐसा बनेगा। इधर देखो, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, हम इसको फुल्ली एक्लिप्स्ड इन दोनों CH3 के बेसिस पर तो बोल रहे हैं, तभी तो हम पहचान पाए। क्लियर? ये देखो, इन्हीं के बेसिस पर तो हम पहचान रहे हैं। तो मतलब ये कौन सा कार्बन है मेरा? फ्रंट। इस पर दो तो क्या है? हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन के अलावा है। पीछे वाले पर भी देखो गौर से, दो तो क्या है? हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन के अलावा है। तो आप समझिए, अगर आपने फ्रंट और बैक पर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम लगा रखा है, तब आप बातें कर सकते हो स्टैगर्ड में फुली स्टैगर्ड एंड पार्शियल स्टैगर्ड की, एक्लिप्स में फुली एक्लिप्स एंड पार्शियल एक्लिप्स। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूं तो इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसके अबाउट रोटेशन ले रहा हूं, यहां पर एक्स लगा है और यहां पर वाई, और आपको बता दूं एक्स भी आपका एच के बराबर नहीं है और वाई भी आपका हाइड्रोजन नहीं। एक्स और वाई सेम हो सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर कंडीशन यह है कि हाइड्रोजन नहीं होने, तो आप एक्स वाई के बेसिस पर बता दोगे कि किस प्रकार से है। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि दोनों अलग ही हों। मान लीजिए ये क्या हो जाए? एक्स, और ये भी क्या हो जाए? एक्स। बताइए, अभी भी बातें हो सकती हैं? यस। फ्रंट कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा एक एटम है, फ्रंट कार्बन पर, सॉरी बैक कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा एक एटम है। बस अब कंडीशन यह है कि एक्स आपका हाइड्रोजन नहीं होना। अब आपको बताना है किस में स्टैगर्ड और एक्लिप्स की बातें, मतलब किस में स्टैगर्ड दो टाइप की और एक्लिप्स दो टाइप की हो सकती हैं। मान लीजिए अगर मैं प्रोपेन लिखूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगर मैं इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लेता हूं, तो आप बताइए क्या इसमें फुल्ली स्टैगर्ड, पार्शियली स्टैगर्ड, फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स की बातें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? हो सकती है क्या? ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट। और ये कौन सा कार्बन है? बैक। हो सकती है क्या? फ्रंट पर तो तीनों हाइड्रोजन है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बना के देखो, दिमाग से पैदल लोगों, बना के देखो। ये हमारे सामने कौन सा कार्बन आ गया? फ्रंट। बताओ कितने हाइड्रोजन लगे हुए? बना दिया मैंने। ये कौन सा कार्बन आ गया? बैक। पक्का? उस पर बताओ दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल, ये लगा दिया मैंने मिथाइल, और ये लगा दिए दो हाइड्रोजन, एक एक्लिप्स ये बना दी। फिर मैंने 60 से घुमाया, क्या बनेगा? स्टैगर्ड। फिर 60 से घुमाया, क्या बनेगा? एक्लिप्स। तो मैं सीधा ही 120 से घुमा दूं? अरे बोलो ना। अगर मैंने सीधा ही 120 से घुमा दिया तो यही बनेगा ना। और जरा देखो ये दोनों में क्या फर्क दिख रहा है तुमको? इधर देखो, हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन के पीछे, बताओ हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के पीछे, दो में कैसे बांट सकते हो? तो इक्विवेलेंट है। यही तो कमाल की बात है। इसमें केवल एक साइड अलग आया है, एक बैक कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ है, लेकिन फ्रंट पर तो तीनों हाइड्रोजन है, तो यहां पर बातें नहीं हो सकती। यहां पर तो सिंपल एक्लिप्स्ड, सिंपल एक्लिप्स्ड, सिंपल स्टैगर्ड, सिंपल स्टैगर्ड। आइए नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से बात करता दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों के सामने ये है, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं इसके अबाउट रोटेशन ले रहा हूं, तो आप बताओ इसमें बातें हो सकती हैं? जी हाँ। ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट। और ये कौन सा है? देखो फ्रंट कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा है ना एक, और बैक कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा है ना एक, और अभी तो हम बातें करके आए हैं।
इन्हीं मिथाइल पर तो बातें हो रही थी। आइए दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स या वाई में से कोई भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला, दोनों सेम है तो भी चलेंगे, दोनों अलग हैं तो भी चलेंगे, बस दोनों में से हाइड्रोजन कोई भी नहीं होना चाहिए। अब आइए, अगर मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने ये कंफर्मेशन बनाता हूं, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने ये कंफर्मेशन बना देता हूं, वाई ले लेता हूं यहां पर, आप बताओ ये कंफर्मेशन का नाम क्या दोगे? कंफर्मेशन का नाम क्या दोगे? बताइए, पहले बताओ, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है? पक्का? और बताओ, जो आपने अलग ग्रुप लिए वो एक दूसरे के पीछे, तो कौन सी एक्लिप्स्ड होगी? दिस विल बी फुल्ली एक्लिप्स्ड। सही बात है कि नहीं है? थीटा बताओ क्या रहेगा? 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ऐसे जीरो और यूं घूम के आओगे तो 360। तो फुल्ली एक्लिप्स्ड कब बनता है? या तो 0 पर या 360 पर। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अगर मान लीजिए यहां पर हमारे सामने है, उसी की बात कर रहा हूं, इसी की रेफरेंस बना रहा हूं, एक्स, यहां पर एच, यहां पर एच, यहां पर हमारे सामने कौन आ गया है? वाई, यहां पर एच, यहां पर एच। सबसे पहले बता दीजिए मुझे क्या है ये? पहले बताओ, स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है? वाई देखकर बता देंगे एक्लिप्स है। फुल्ली है या पार्शियल है? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि एक्स के पीछे वाई नहीं है, एक्स के पीछे एक्स या एक्स के पीछे वाई आता तो फुल्ली होता, तो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ये भी पार्शियली एक्लिप्स्ड है। और अगर मैं ऐसे बना देता, यहां पर कुछ इस प्रकार से, यहां पर एक्स, यहां पर एच, यहां पर एच, इस प्रकार से, यहां पर वाई, यहां पर एच, यहां पर एच। गौर से देखकर बताओ, ये फुल्ली है कि पार्शियल है? अगर मैं मिरर रख दूं तो देखो, एक दूसरे बिल्कुल एक जैसी दिख रही है ना? देखो, 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 तो दोनों ही कैसी हैं बताओ? ये पार्शियली एक्लिप्स्ड, एग्जैक्टली। तो ये दोनों की दोनों आपकी हैं पार्शियली, पार्शियली एक्लिप्स्ड। डाइहेड्रल एंगल बताओ, पार्शियली एक्लिप्स्ड, थीटा कितने पर बनेगा? यहां पर बताओ 120 और यहां पर 240। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो 120 पर, एंड अगर अपन बात करना चाहें 240 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल पर, क्या बनता है आप लोगों के सामने? पार्शियली एक्लिप्स्ड। सही बात है। चलिए, इसी में मेरे पास जगह नहीं है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये आपका फ्रंट कार्बन पर एक्स, यहां पर एच, यहां पर एच। बताइए इधर कौन आ गया है? वाई, यहां पर एच, यहां पर एच। दूसरा देखो ढंग से, ये आपके सामने है एक्स, यहां पर एच, यहां पर एच, और यहां पर कौन आ गया है? वाई, एच एन एच। पहले देखो स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है? पहले देखो स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है? पक्का? स्टैगर्ड में अब देखो कौन सा स्टैगर्ड। आप देखो एक्स एंड वाई कहां है? आजू। बताओ एक्स एंड वाई कहां है? आजू। तो कौन सी हो गई? पार्शियली स्टैगर्ड, एग्जैक्टली। और पार्शियली से ज्यादा नाम कौन सा चलता है? गॉस। तो क्या बोलना शुरू करो? गॉस। थीटा नहीं बताया, इसमें बताओ 60 डिग्री। अगर इसमें देखो तो ऐसे तो 60 है ना, या फिर 300 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? बहुत ही बेहतरीन पहचाना आपने। मान लीजिए आपके सामने यहां पर x है, यहां पर h है, यहां पर h है, यहां पर कौन है? y, यहां पर h है, यहां पर h है। गौर से देखो, पहले बताओ एक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड? अब बताओ कैसा? दोनों देखो एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि इसको फुल्ली कोई क्या बोल देते हैं? एंटी। थीटा कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो पहचाने लग गए कि नहीं पहचाने लग गए? कभी गलती से हमसे पूछ ले, बताओ किस में स्टैगर्ड अलग अलग बनेंगे, किस में एक्लिप्स अलग अलग बनेगी, हम यही नहीं जानते हैं, बस नाम याद करके आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जामिनर जब चाहेगा तब सुलटा देगा। एक बार बिल्कुल सिंपल शब्दों में देखो, अगर बल्कि एटम और ग्रुप एक दूसरे के पीछे तो फुल्ली एक्लिप्स्ड, अगर पीछे नहीं है और एक्लिप्स है तो फिर पार्शियल। दूसरा बताओ जल्दी से, अगर बल्कि ग्रुप आजू, आजू, तो पार्शियली स्टैगर्ड या गॉस, और अपोजिट हैं तो फुल्ली स्टैगर्ड या एंटी। क्या पहचान पाएंगे? जल्दी से इसको सुलटा दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा।
फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन पर H के अलावा अलग अलग एटम होने चाहिए। ये दोनों सेम है तो भी चलेगा, ये दोनों अलग हैं तो भी चलेगा, लेकिन फ्रंट पर भी H के अलावा कोई होना चाहिए, बैक पर भी H के अलावा कोई होना, तभी तो पहचान पाएंगे, वरना पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या? तो फिर मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो हमारे लेवल से बाहर, हमें ऐसा ही मिलेगा। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, जाते वक्त जो मुझे याद दिलाएंगे, आपको कंफर्मेशंस वाला होमवर्क मिलेगा, और बहुत ही जल्दी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड कंफर्मेशंस के क्वेश्चंस हम मॉड्यूल के डिस्कशन रखेंगे। एनसीईआरटी से भी आपको पढ़ने के लिए दूंगा, और आपको लगेगा कि इतनी बातें एनसीईआरटी की ही बताई हैं। सुलटा दिया है बच्चों? जो मैंने लिखा उसके अलावा लिखने लग गए हो क्या? दो चार बातें खुद से भी लिखोगे कि सारी बातें तेरी ही थोड़ी मानेंगे? आप बताओ, फुली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, फुली स्टैगर्ड, पार्शियल स्टैगर्ड की बातें कब होंगी? जब फ्रंट कार्बन पर भी एंड बैक कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा कोई अलग एटम या ग्रुप होना, वो दोनों सेम है तो भी ठीक है, दोनों अलग हैं, अगर एक भी साइड तीनों हाइड्रोजन आ गए तो कोई बातें नहीं होंगी। तो आपको पहचानना है, प्रोपेन का जब बनाओगे और आप एन ब्यूटेन का बनाओगे C1 C2 पर, तो सोचना वहां फुल्ली स्टैगर्ड, पार्शियल स्टैगर्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड की बातें होंगी या नहीं होंगी, ये आपका अब रहेगा टास्क। सुलटा दिया है? पक्का? जल्दी से सुलटा दीजिए इसको भी। हाँ, एक में 240, हाँ 120 एंड दूसरे में 240। सुलटा दिए बच्चों? अभी ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अगर पीवाई पे जाऊं ना तो मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था, मात्र 5 मिनट बता के निकल सकता था मैं, लेकिन एग्जामिनर बच्चे के अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेकर जाना चाहता है। क्वेश्चन क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, ठीक है? जैसे मोटिवेशन वाले कहते हैं ना, कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जो तुम ना कर सको, तुम सब कर सकते हो, ऐसे उंगली करके तुम और तुम भी,
उनसे मेरा एक ही सवाल है कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप जाओ, मत लो क्लास, जाओ 17 क्वेश्चन निकाल लो नीट के। क्या 17 क्वेश्चन निकाल लो, आपसे मुलाकात होगी अप्रैल लास्ट वीक में, तब तक के लिए आप फ्री, मत लो क्लास, जाओ, क्लास लेने की कोई जरूरत। 17 क्वेश्चन निकाल लो, अप्रैल के आखिरी वीक में आके हमको बता देना। बोलेगा ये कैसे कर सकता हूं, तो फिर क्या बोलता है कि कुछ इम्पॉसिबल, तो खुद ही कह रहा है नथिंग इज, आई तो तेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, पॉसिबल से शुरू होता है, इम्पॉसिबल के लिए आई तो लगाना पड़ेगा ना, तो तेरी डिक्शनरी में नहीं इम्पॉसिबल, तो निकाला फिर सारे नीट के क्वेश्चंस, निकाल पाओगे क्या? बकवास करने की बात है जिनका कोई मतलब। मैंने लाइफ में एक बात सीखी है, मैं बीटेक हूं, बताता नहीं हूं क्योंकि बेरोजगार बीटेक था ना। कुछ लोग प्राउडफुली बोलते हैं मैं बीटेक उस आईआईटी से, उसका मतलब उतना बड़ा बेरोजगार। टेक्निकली सही बात है ये, मैं बोलता हूं वहां बीटेक एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो बता रहा हूं कि डायरेक्टली मैं बेरोजगार था, ये हकीकत होती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि बीटेक से करके कुछ भी आ जाते हैं, बट बीटेक नहीं होते, आईआईटी से करके कुछ भी आ जाते हैं, बस आईआईटी को हाईलाइट करते रहते हैं। अरे आईआईटी तो ऐसे कोर्सेज भी करवाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोर ब्रांचिंग होती है आईआईटी में, कोर, और कोर वाला बेरोजगार है तो समझो बेचारे ने 4 साल में वहां कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी बहुत पहले कि मोटिवेट करने वाले का फायदा ज्यादा और मोटिवेट होने वाले का कम होता है। अनअकैडमी भी सेमिनार रखता है कि हम इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे बच्चों की बाढ़ आ जाएगी, मेरी तनख्वाह तो उतनी रहेगी, बच्चों की बाढ़ आएगी तो पैसे किसके पास आएंगे? इसलिए मास्टर को मोटिवेट कर दो, फायदा तो अल्टीमेटली कंपनी का होता है। तो आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर वापस लौट कर, इधर देखिए ध्यान से, स्टेबिलिटी मुझे बहुत कम पसंद है। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, नो डाउट, आपके पास टारगेट होना ही, वरना तो कुछ होगा ही नहीं। पर कोई दूसरा आके हमको ट्रिगर करे उसका कोई मतलब, हम अपने हिसाब से चलेंगे, और ट्रिगर करने से कोई कितनी देर चलेगा बताओ, कितनी देर चलेगा? जोर मार के 1 महीने के बाद, उसके बाद हकीकत, अगर मोटिवेशन से कुछ होता तो सचिन तेंदुलकर नहीं कर लेता अपने बच्चे को मोटिवेट, उसके पास ही रहता है, उसके दूसरा भी नहीं कहना कि देखो सचिन कह रहा, तेरे बाप की तरफ देख ले तू, दूसरे के तो हम क्या कहते हैं, सचिन को देखो, वो कह रहा है तू मेरा बेटा मेरे को देख नहीं रहा है, तू दूसरे की बात कर रहा है। तो वो तो जिसके अंदर आप जानते हैं पोटेंशियल है वही आगे बढ़ पाएगा। आइए अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। दोस्तों ध्यान से सुना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टेबिलिटी हमेशा किसकी ज्यादा होगी? स्टैगर्ड। सर इज देयर एनी एक्सेप्शन? नो, लेकिन मैंने कुछ पढ़ा है, वो तू गलत समझ रहा, अभी बताऊंगा। स्टेबिलिटी हमेशा स्टैगर्ड की ज्यादा और एक्लिप्स्ड की कम। सर इज देयर एनी एक्सेप्शन? आई एम अगेन सेइंग नो, देयर इज नो एक्सेप्शन। और एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हमेशा ही उल्टा कर दो, एनर्जी हमेशा किसकी ज्यादा होगी बताओ? एक्लिप्स्ड। और कम किसकी होगी? स्टैगर्ड। ये फिक्स है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें होना ही नहीं होना चाहिए बेटा। लेकिन सर डाउट ये है, यहां स्टैगर्ड भी और यहां एक्लिप्स भी, तो चाहे कोई से भी स्टैगर्ड हो, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एक्लिप्स से, और उसके पीछे सिंपल फंडा है, आंखें खोलो और इधर देखो जो हमने पढ़ा है। ये कौन सी कंफर्मेशन है? इधर देखो कौन सी कंफर्मेशन है, और स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? 0, तो इसमें टॉर्सन तो है ही नहीं। बताओ कौन सी कंफर्मेशन है? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड में कौन सी स्ट्रेन 0 होती है? तो टॉर्सनल तो है नहीं। और इसमें देखो, क्या इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है, और क्या इसमें स्टेरिक स्ट्रेन भी है, इसमें दोनों होती हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों होंगे तो एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी, और इसमें तो आपका टॉर्सनल होता ही, खत्म हो गया खेल। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा एक बात को ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टैगर्ड की ज्यादा और आपके एक्लिप्स्ड की कम होगी। एनर्जी हमेशा एक्लिप्स्ड की ज्यादा और स्टैगर्ड की कम। लेकिन सर स्टैगर्ड भी तो अब टूट गया है ना, स्टैगर्ड भी तो स्टैगर्ड कहां रह गया?
स्टैगर्ड भी तो टूट गया है ना सर, दो टुकड़ों में, एक तो एंटी और एक गॉस। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज। और सर एक्लिप्स्ड भी तो कहां रह गया है? एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड भी तो टूट गया है ना सर। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड, पक्का? जी हाँ। और दूसरा आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड। अभी एक बार आप इधर ध्यान दे लो। आप बताओ, स्टैगर्ड चाहे कोई सा भी हो, उससे तो स्टेबल ज्यादा ही होगा। स्टैगर्ड चाहे उससे तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं पूछूं एंटी और फुल्ली एक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन? एंटी, क्योंकि एंटी स्टैगर्ड का टाइप है। अगर मैं पूछूं एंटी और पार्शियल एक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन? एंटी, क्योंकि तो स्टैगर्ड है। अगर मैं पूछूं गॉस और फुल्ली एक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन? गॉस, क्योंकि तो स्टैगर्ड है। गॉस और पार्शियल एक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन? क्योंकि तो स्टैगर्ड है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, इन दोनों में अब कंपैरिजन करना पड़ेगा। इन दोनों में अगर अपन बात करना चाहें तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इधर अगर अपन ध्यान दें, ये कौन है आपका? गॉस। और ये कौन है आपका? ध्यान से सुनना, ये कौन है? ये कौन है? दोनों ही स्टैगर्ड है कि नहीं है? स्टैगर्ड के तो दो टाइप हैं, और दोनों स्टैगर्ड हैं तो दोनों में टॉर्सन स्ट्रेन, इसका मतलब स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से फर्क है। और यहां पर बल के ग्रुप कहां है? आजू रिपेल करेंगे, और यहां 180 पर रिपेल नहीं करेंगे। तो आप बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी एनर्जी ज्यादा, और उसकी एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी। और किसी कारण से ये रिपल्सन अगर मैं ट्रैक्शन में बदल दूं तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे बदलोगे सर? वो मैं बाद में बताऊंगा। मेन तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ही है ना, कि ये ग्रुप रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा, और इसमें ऐसा कोई भी रिपल्सन जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम। अगर ये रिपल्सन कभी स्ट्रैक्शन में बदल जाए तो खेल बदल जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आइए इन दोनों में बताओ, टॉर्सनल स्ट्रेन तो इसमें और इसमें क्या रहने वाला है आपका? बताओ। सेम, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। फर्क किसका है? यहां दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे हैं तो रिपल्सन ज्यादा, और यहां पर बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे तो रिपल्सन कम। मतलब इसमें एनर्जी कम और इसकी एनर्जी, क्लियर हो गया है? रटने की जरूरत ही नहीं है। हम रटते रहते हैं, एग्जामिनर उसका फायदा उठाता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। तो हम अगर एन ब्यूटेन के केस में बात करना चाहें स्टेबिलिटी की, तो बताओ एंटी में से और गॉस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एंटी। हाल फिलहाल तो ज्यादा स्टेबल कौन है? एंटी। फिर कौन सा आएगा आपका? दोस्तों भूलिएगा मत, ये दोनों ही कौन सी हैं? ये दोनों ही स्टैगर्ड की टाइप है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप बताइए, इन दोनों में से फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स में से आपका टॉर्सनल तो एक्लिप्स में क्या हो गया? सेम, लेकिन इसमें रिपल्सन ज्यादा, बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि। जितने बल्कि ग्रुप नजदीक होंगे आपका स्टेरिक स्ट्रेन उतना, बताया था ना, स्टेरिक स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द बल्कीनेस। क्लियर? तो इसमें रिपल्सन ज्यादा और उसमें कम। तो फिर कौन आएगा बताइए? पीई का मतलब है पार्शियली एक्लिप्स्ड, एफई का मतलब है फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानते हो तो इधर ये लिख लो ऐसे, ये दोनों ही कौन सी हैं बताओ? एक्लिप्स्ड। क्या ये आपको ध्यान रहेगा? अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया है तो क्या आप एनर्जी का ऑर्डर बता पाओगे? सबसे ज्यादा फुल्ली एक्लिप्स्ड, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, उसके बाद गॉस, और सबसे पीछे बताओ एंटी। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपके सामने आता है, बच्चे इसको रटते रहते हैं, रटने की जरूरत ही। एनर्जी किसकी ज्यादा? एक्लिप्स्ड की। किसकी कम? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड के भी दो टाइप, एक्लिप्स के भी दो टाइप। इज देयर एनी एक्सेप्शन जहां एक्लिप्स स्टेबिलिटी में स्टैगर्ड से आगे आ जाए? नो, देयर इज नो एक्सेप्शन। स्टैगर्ड दो हैं, इन्हीं में आपस में कंपटीशन चलता रहता है, ये कभी भी इससे आगे उठकर नहीं आएगा, कोई एग्जांपल ही नहीं है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए चलेंगे दोस्तों, आपका कंफर्मेशन वाला पार्ट भी खत्म। क्या पार्टी मांग रहे हैं? जूता पैक करके तू राक्षस यहीं खाएगा।
5-5 रुपए का समोसा ही खिला देता हूं मैं, फिर खेल खत्म, उस पे सारे चैप्टर के नाम लिख देता हूं मैं और समोसा दे देता हूं कि समोसा खा लिया, आहा, यहीं से तुम्हारा सिलेक्शन। फिर हो सकता है कि आपने लाल चटनी के साथ खाया या हरी चटनी के साथ, इससे फर्क पड़ जाता है। तुम बोलोगे सर समोसा तो खा लिया था पर सिलेक्शन तो फिर मैं पूछूंगा कौन सी चटनी के साथ खाया था, लाल, बस वहीं कृपा रुक गई थी, हरी चटनी के साथ खाना था। जानते हैं ना बाबा को जनाब? अभी आएंगे, ये तो हमेशा फॉलो होगा, इनमें कभी कोई डाउट, ये तो हमेशा फॉलो होगा, इसमें कभी कोई डाउट। लेकिन स्टैगर्ड भी 2 टुकड़ों में टूट गया है, तो कई बार स्टैगर्ड इन दोनों में आगे पीछे होगा मामला, वो केस आ जाएंगे हमारे पास, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सुलटा दिया भाई लोगों। एन ब्यूटेन की मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन कौन सी बताओगे? मोस्ट प्रेफर्ड या मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन यहां स्टैगर्ड में भी तो दो हैं, एंटी बोलेंगे ना भाई, क्योंकि स्टैगर्ड तो आधा हो गया, एंटी स्टैगर्ड कुछ नहीं होता है, या तो फुल्ली स्टैगर्ड या एंटी, ऑप्शनल नेम है, या तो पार्शियल स्टैगर्ड या गॉस, ऑप्शनल नेम है। सुलटा दिया है। आइए पहला पॉइंट लिख दीजिए, मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, मोस्ट प्रेफर्ड, प्रेफर्ड का मतलब प्रेफरेंस, मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, मोस्ट preferred conformation of N-butane is NT. Most preferred conformation of N-butane is NT. कौन सा होगा? NT होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ अगर आपको बात समझ में आई है तो। कहां पहुंच गए हम? इधर देखो, ये कौन सा है? स्टैगर। ये भी कौन सा है? इसको क्या बोला आपने? गॉस। और उसको क्या बोला? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? एंटी। गोस को कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है? टॉर्सनल स्टेन या स्टेरिक स्टेन? टॉर्सनल तो स्टैगर्ड में होता ही, फिर वो चाहे किसी का भी, सही बात है कि नहीं है? तो किसी दिन आपसे पूछे कि बताओ गॉस और एंटी में से गोस को अनस्टेबल कौन कर रहा है, टॉर्सनल स्टेन या फिर स्टेरिक स्टेन? स्टेरिक, क्योंकि टॉर्सनल तो स्टैगर्ड में होता ही, और ये दोनों है तो स्टैगर्ड। जबरदस्त पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिए, गॉस कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल, गॉस कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल, गॉस कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल, गॉस कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल as compared to anti confirmation, as compared to एंटी कन्फर्मेशन। किसकी वजह से है दोस्तों ऐसा? ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन। क्या यहां पर भी रोटेशन के लिए एनर्जी बैरियर होगा? हाँ। यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, सॉरी, यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, हाँ। लेकिन वो डेटा हमें काम का, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया, जो एनसीईआरटी देगा डेटा उसकी बात होंगी, बाकी की बातें नहीं होंगी। तो अभी ऐसा होता है, क्या हमेशा ही आपका एंटी ज्यादा स्टेबल होता रहेगा? नहीं, ध्यान से सुनो, गोस अनस्टेबल किसकी वजह से हो रहा है? इन दोनों के रिपल्सन की वजह से। अगर ये रिपल्सन में अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो खेल पलट जाएगा, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन तो दोनों में ही 0 है, इसमें रिपल्सन है स्टेरिक की वजह से और उसमें नहीं है। अगर मैं इधर रिपल्सन की बजाय अट्रैक्शन कर दूं तो मामला पलट जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट लगाकर, नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देंगे, Gauss conformation may be more stable than anti-conformation. Gauss conformation may be more stable. Gauss conformation may be more stable. Gauss conformation may be more stable as compared to
एंटी कन्फर्मेशन एज कंपेयर टू एंटी कन्फर्मेशन ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू किस किस की वजह से, लिख दीजिए पहला ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या जाएगा, अट्रैक्शन, खेल पलट जाएगा, समझाऊंगा। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉमा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन और सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन, और सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन, एंटी बॉन्डिंग को बोलते हैं बेटा, अभी आपको लिखकर छोड़ना पड़ेगा। और सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन नहीं इंट्रैक्शन बोला है, इंट्रैक्शन, ठीक है। आपके लेवल पर मेनली किसकी वजह से आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खेल ही खत्म हो जाएगा। आइए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल भाई लोगों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने है, इसको हम बोलते हैं क्या, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल। मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, आता रहता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आयुपैक नेम लिखूं तो बताओ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 2, तो वर्ड रूट एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पक्का, और 1,2 डाई, और ये आयुपैक नेम है, ये कॉमन नेम, इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाई। और अगर मैं इसमें इस बॉन्ड के अबाउट कंफर्मेशंस ड्रॉ करूं तो इसमें आपका गॉस एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा। सभी इधर ध्यान से सुनना। आइए मैं 1 बाय 1 ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले मुझे कौन सी कंफर्मेशन ड्रॉ करनी है, गॉस। ध्यान से सुनते जाइए। ये कार्बन कौन सा कार्बन है, फ्रंट, और ये कौन सा है, बैक। फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2, लगा दिया है, और एक कौन है, OH, तो ये लगा दिया मैंने OH। अब बताइए ये कौन सा कार्बन हुआ, बैक, बताइए बैक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया। आप जानते हैं गॉस बनाना है तो आपके XY या XS डाइहेड्रल एंगल 60 या 300 पर रखना है। तो दूसरे वाले में भी आपका जो OH है वो यही आएगा कि नहीं आएगा। कंफर्मेशन को देखकर बताओ, स्टैगर्ड या एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड में गॉस या एंटी, आजू बाजू गॉस, क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने OH, ये हमारे सामने H, ये H फ्रंट कार्बन, ये हमारे सामने OH, ये HNH कौन सा कार्बन, बैक कार्बन। तो ये आपका कौन सा कंफर्मेशन हुआ दोस्तों, बताओ, गॉस। और ये कौन सा कंफर्मेशन हुआ दोस्तों, एंटी, पक्का। एक मैं आप लोगों के सामने एक्लिप्स्ड भी बना देता हूं, नॉर्मली हम नहीं बनाते और एग्जामिनर इसी में ही हमको सुलटा के चला जाता है। ये हमारे सामने, आप बताओ ये कौन सा कंफर्मेशन, आप बताइए, एक्लिप्स्ड। सही बात है कि नहीं है। और कौन सा एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। आइए 1 बाय 1 ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं अभी तक की नॉलेज के बेसिस पर, आप क्या कहोगे, ये दोनों तो क्या है, स्टैगर्ड, और वो कौन है, एक्लिप्स। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे उससे, ये तो क्लियर है सर, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा समझिए, आप बताओ ये स्टैगर्ड है तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन बताओ, 0। स्टैगर्ड में आपका टॉर्सनल स्ट्रेन होता ही, बताओ ये भी कौन सा है, टॉर्सनल स्ट्रेन बताओ। सही बात है कि नहीं है दोस्त मेरे। तो टॉर्सनल कहता है भाई मैं तो कोई फर्क ही नहीं करता, मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। अब आते हैं किस पर, स्टेरिक। आप देखिए यहां पर है पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल, यहां पर फिर से पार्शियल, यहां पर पार्शियल, ड्यू टू ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। और आप जानते हैं यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इलिजिबल है। तो बताइए इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें आपको देखने को मिलेगी इंट्रामोलिक्यूलर, क्या बोला,
इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या ये बात सही है कि गलत है? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पक्का? अब बताओ, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग रिपल्सन या अट्रैक्शन? अट्रैक्शन। ए भाई, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है या बढ़ती है? कम होती है। रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी, और अट्रैक्शन से एनर्जी, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो पहले ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, आज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बताइए, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर चले गए हैं, और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, गैप बढ़ेगा तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां पर तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पर नहीं है। क्या यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? हाँ होगी, लेकिन आप एक अट्रैक्शन तो देख रहे हो, भयंकर रिपल्सन नहीं देख रहे। कौन सा स्टेन भी है यहां पर? टॉर्सनल भी है, और साथ में स्टेरिक भी है। तो यहां तो बहुत ज्यादा रिपल्सन है, भले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, लेकिन इसमें टॉर्सनल स्टेन है और इन दोनों में टॉर्सनल स्टेन नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एक्लिप्स। इन दोनों स्टैगर्ड में कभी कभी मामला बदलेगा, और वो बदलेगा आपके लेवल पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताइए, इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? इसकी। और इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? इसकी। तो ये किसका ऑर्डर आ गया है? स्टेबिलिटी का। तो नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है आपका बताओ? एंटी। लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन ज्यादा स्टेबल हो गया है? गॉस। तो मैं पहले से समझा रहा था कि अगर स्टेरिक स्टेन में जो रिपल्सन था, अगर वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो आगे कौन आ सकता है आपका? गॉस भी आ सकता है एंटी से। इन दोनों में आगे पीछे का मामला चलेगा, ये कभी भी उससे आगे नहीं जाएगा। ये दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल कौन नहीं लाया? +1 एनसीईआरटी। अगली क्लास में मॉड्यूल +1 एनसीईआरटी होनी चाहिए। होमवर्क मिलेगा आपको। हेलो। कौशल कुमार। कौशल कुमार, कॉन्टेक्ट टू क्लास काउंटर। कौशल कुमार, कॉन्टेक्ट टू क्लास काउंटर।